इस वीडियो में मैं एक सदाहरित औषधीय वृक्ष अशोक के बारे में बताऊंगा। यह अशोक भारतीय महाद्वीप में पाए जाने वाले उन प्रमुख पौधों में से है जिनका जनमानस में विशेष धार्मिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि सीताहरण के उपरांत रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा था, जिससे हिंदू धर्मावलंबियों की नज़र में यह पौधा स्वतः ही धार्मिक महत्व का हो जाता है। विभिन्न लोक श्रुतियों में यह जानकारी भी मिलती है कि महात्मा बुद्ध का जन्म अशोक वृक्ष के नीचे हुआ था और महर्षि कश्यप ने अशोक वृक्ष को मंगलकारी वृक्ष माना है। इसी तरह बरहरी ने इसकी गणना शुभ वृक्षों में की है और अग्नि पुराणकार ने भी इसे घर के सामने लगाने का निर्देश दिया है। इसकी विभिन्न विशेषताओं के कारण दुर्गा पूजा महोत्सव, विभिन्न मांगलिक उत्सवों में गृह के द्वारों पर, मतलब घर के द्वारों पर तथा धार्मिक अनुष्ठानों में इसके पत्तों का बहुत ही उपयोग किया जाता है। और बहुत धर्मावलंबियों के अपने मठों के सामने भी अशोक के वृक्ष लगाए जाते हैं। और इसका अशोक का मतलब है कि अशोक अथवा शोकनाशक के रूप में इसके जो है इसके रूप में ऐसे माना जाता है। इसका आधार लिंग पुराण का वह विवरण है जिसमें कहा गया कि चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन अशोक की पुष्प की कलिकाओं को पानी के साथ सेवन करने से तथा अशोक वृक्ष की पूजा करने से सब दुखों से छुटकारा मिलता है। तो इसका धार्मिक महत्व है। अशोक का वृक्ष लगभग संपूर्ण भारतवर्ष में मध्य यानी सेंट्रल एवं पूर्वी ईस्टर्न हिमालय के निकटवर्ती प्रदेशों तथा बंगाल एवं दक्षिणी भारत में के एवरग्रीन फॉरेस्ट में भी एवरग्रीन और डेसिडुअस दोनों फॉरेस्टों में यह पाया जाता है। प्राकृतिक उपलब्धता के साथ साथ एक तो नेचुरली जो फॉरेस्ट में मैंने बताया कि सेंट्रल और पूर्वी प्रदेशों, उसके अलावा प्राकृतिक उपलब्धता के अलावा इसको जो है मंदिरों तथा बाग बगीचों में भी शोभा कार्य हेतु लगाया जाता है। इसके धार्मिक महत्व का विशेष स्थान है, परंतु सर्वाधिक महत्व इसके औषधीय उपयोग का है, उपयोग के कारण है। और विशेषतः स्त्री रोगों के संदर्भ में तो यह रामबाण औषधि मानी जाती है। लेकिन दुर्भाग्यवश तो इसकी जो है पहचान में कई भ्रांतियाँ हैं। इसकी जो मेन छाल जो होती है अन्य पादपों की छाल के नाम से छाल से लेकर के जो है ड्रग मार्केट में बेची जाती है एडल्ट्रेशन के साथ। जैसे इसमें खास करके अशोक जो पॉलीअल्थिया लॉन्गिफोलिया है वो जो एनोनेसी अलग ही फैमिली का है, दूसरा कचनार बोहनिया और बटप्रूह तीसरा जो पौधा है इससे जो मिलता जुलता है उसके जो है छाल एडल्ट्रेट करके इसकी बेची जाती है। तो जिससे एक औषधि के रूप में इसके प्रभावों पर असर पड़ता है। और औषधीय कार्यों है तो अशोक वृक्ष की छाल निरंतर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती रहे, इसके लिए जो है पौधे की सही पहचान तथा इसके कृषिकरण कल्टीवेशन की विधि की जानकारी के बारे में मैं बताऊंगा, जो कि आपको किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती है। अशोक के पौधे का सबसे पहले बॉटनी इसके बारे में बताऊं कि इसका कैसा पौधा होता है। अशोक का पौधा लगभग 20 से 30 फीट तक का ऊंचा एक सदाहरित एवरग्रीन होता है, मतलब इसमें पतझड़ नहीं होता है। आम के पौधे की तरह सुंदर और सरल पौधा होता है जिसके पत्ते 309 इंच तक 3 to 9 इंच तक लंबे गहरे रंग के होते हैं, डार्क ग्रीन कलर के। और इसके पौधों पर जो है शाखाएँ निकलती हैं चारों तरफ फैल करके, ये पौधों गोलाकार एवं फैलकर पौधे को गोलाकार एवं सुंदर बनाती हैं इसके शाखाएं। और इसमें जो है सुंदर फूल सघन गुच्छों में यानी कि फेस्टिवल्स की तरह जो हैं आते हैं, लाल रंग के सुगंधित रक्ताभ एकदम से रक्त वर्ण वाले लाल ऑरेंज के सिरा टाइप के जो है फूल होते हैं। और ये जो है पुष्प पीले नारंगी रंग के होते हैं और सूर्य के प्रभाव से तो और भी इनका जो है सुहावना लुक हो जाता है। इसके पुष्पों की सुगंध से वातावरण भी सुरभित उठता है। फूल बसंत ऋतु में आते हैं तथा शरद ऋतु में इन पर फलियाँ आती हैं यानी पॉड्स आती हैं। ये सीजल प्लेस, दिस प्लांट्स बिलोंग टू द फैमिली सीजल पिनेसी।
सब फैमिली ऑफ द लेगुमिनेसी। ये फलियाँ जो है लगभग 4 से 10 इंच लंबी तथा आकार में चपटी होती हैं। इनमें से लगभग एक फली से 4 से 8 तक बीज मिलते हैं। और अशोक के पौधे के तने की छाल खासकर जो है कुछ मोटी तथा बाहर से मटियाले रंग की होती है, और यही औषधीय जो है कार्य के हेतु जो है मार्केट में बेची जाती है। अशोक की रासायनिक संरचना क्यों इतना ही उपयोगी है? इसमें अशोक की छाल में ग्लाइकोसाइड्स, सेपोनिन्स, टेनिन्स, कैटेकाउ, हेमेटॉक्सिलिन, कीटोस्टेरोल, एपिजिनिन, साइनाइडिन, टेम्पेरोल एंड क्वेरेसिटिन, कैल्शियम, लोह के यौगिक पाए जाते हैं। और इसके पाउडर की जो छाल की जो भस्म अगर बनाई जाए तो उसमें सिलिका, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम तथा स्ट्रोनियम आदि की मौजूदगी पाई गई है। और असली और नकली में जो है सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए कि अशोक जो है असली वाला सरेका इंडिका इसका बॉटनिकल नेम है। और यह जो है इसका जो है कभी कभी जो है भ्रांतिपूर्ण या गलत ढंग से लोग जो है पॉलीअल्थिया जो कि काश दारू के नाम से जाना जाता है उससे इसको बता देते हैं कि ये भी अशोक का पौधा है। लेकिन सही मायने में जो है इसका जो है सही परिचय जो है या सही आइडेंटिटी जो है सरेका इंडिका है इसकी। और इसके अशोक के पौधे के जो उपयोग बहुत ही ये जो है एक जो है स्त्रियों का जो है स्त्रियों के रोगों के लिए इसको बोलते हैं स्त्रियों की सच्ची सहेली या टू कंपेनियन के नाम से भी जाना जाता है। स्त्री रोगों के उपचार में ये सबसे ज़्यादा इस अशोक की छाल पर आधारित कई योग बनाए जाते हैं। उसमें से जैसे प्रमुख हैं अशोकारिष्ट, अशोक गिर्द, अशोक शरबत, अशोक सार, अशोक अर्क, अशोकालेह, अशोकादि घनवट्टी, अशोकालेह फूल, अशोकादि चूर्ण, अम्बला संजीवनी एंड पर्दहारिणी भट्टी आदि। तो इसका जो है एक अनुमान के अनुसार हमारे देश में लगभग प्रतिवर्ष 850 टन अशोक की छाल जो है सूखी छाल की मांग है देश में। और आंतरिक मांग के साथ साथ इसके निर्यात हेतु भी काफ़ी अच्छी मांग हो सकती है। लेकिन दुर्भाग्यवश जो है व्यापारियों तथा दवा निर्माताओं द्वारा इसकी छाल में विभिन्न अपधर्म जैसे कासदारू, जैसे मैंने बताया पॉलीअल्थिया लॉन्गिफोलिया और कचनार बोहनिया की जो है छाल मिला करके एडल्ट्रेट करके मार्केट में मिश्रण करके दिया जाता है। तो वहाँ पे उसका सही परीक्षण होना चाहिए कि जैसे अच्छे वो उसमें जो है वो औषधि के कारक बने। और दूसरा इसका कृषिकरण का भी जो है सिर्फ अभी तक जो है बाग बगीचों में या मंदिरों के आसपास ही है। इसके जो है कृषिकरण के लिए भी अभी जो है कोई बड़ा प्रयास नहीं हुआ है। लेकिन कहीं अभी काफ़ी कहीं किसी क्षेत्रों में जो है सफल भी हो रहा है। तो अशोक का जो है औषधीय उपयोग के जो है मेनली जो है गर्भाशय संबंधी विकारों में, स्त्रियों की में मासिक धर्म जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके दौरान गर्भाशयी फाइब्राइड्स, ल्यूकोरिया तथा अन्य कारणों से होने वाले अत्यधिक रक्तस्राव के उपचार हेतु तो अशोक का उपयोग लाभकारी पाया गया है। और इसके उपयोग के लिए लगभग 90 ग्राम छाल अशोक की 90 ग्राम छाल को 30 मिलीलीटर पानी में तब तक उबाला जाए जब तक यह 30 ग्राम के करीब न रह जाए। और इस योग को 3 भागों में फिर बांट करके दिन में 3 बार लिया जाना चाहिए। यह उपचार मासिक धर्म के चौथे दिन से प्रारंभ किया जाना चाहिए तथा तब तक इसे चालू रखना चाहिए जब तक कि रक्तस्राव पूर्णतया ठीक ना हो जाए। रक्तस्राव पूर्णतया ठीक ना हो जाए यानी बंद ना हो जाए। यह योग काढ़ा प्रतिदिन ताज़ा बनाया जाना चाहिए। मासिक धर्म की अनियमितता जैसे ल्यूकोरिया तथा बदबूदार मासिक धर्म के निवारण में भी ये जो है जो मासिक धर्म की अनियमितता और ल्यूकोरिया तथा बदबूदार मासिक धर्म के निवारण में भी इसका यह उपयोगी पाया गया है। यहाँ तक कि जो है बवासीर में भी यह बहुत ही उपयोगी है। और बवासीर के उपचार हेतु दूसरा इसका आंतरिक पायल्स के होने की जो स्थिति में भी अशोक की छाल का काढ़ा
लिया जाता है। जैसे पहले बताया मैं 90 ग्राम की छाल 30 मिलीलीटर पानी के साथ उबाल करके उसको फिर 30 ग्राम के करीब जब रह जाए उबालने के बाद तो 3 बार लेना चाहिए। तो इसमें और रजोनिवृत्ति के उपचारक में यानी मेनोपॉज के रोगी हेतु के हेतु बहुत ही उपयोगी दवा है। 45 वर्ष से अधिक की अवस्था में जब स्त्रियों का जो है यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होने लगता है तो उनको परदर्द बहुत अधिक मात्रा में आता है। इसमें महिलाओं को तेज सिर दर्द, चेहरा और एकदम शरीर से चिंगारे निकलने का आभास होता है। तो आदि ऐसे रोगों के लिए कई रोगों के लिए यह अशोक का नियमित प्रयोग करने से स्त्रियों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। मधुमेह की स्थिति में भी अशोक के सूखे फूलों का उपयोग लाभकारी होता है। अशोक की छाल बिच्छू के डंक में भी उपयोगी पाई गई है। महिलाओं के गर्भस्राव की समस्या के उपचार हेतु भी गर्भस्राव यानी एबॉर्शन की समस्या के उपचार हेतु भी इसका उपयोग होता है। जिन महिलाओं को आदतन गर्भस्राव या गर्भपात एबॉर्शन होने की समस्या होती है उनको गर्भधारण के चौथे माह से अशोक का घृत का उपयोग करना चाहिए। अशोक का घृत जैसे बताया ना कई उसमें बनाए जाते हैं अशोक का घृत, अशोक का रेस्ट और इससे जो है अशोक की छाल से कई प्रोडक्ट है। तो उसमें से अशोक का घृत यहाँ पे बहुत ही उपयोगी है। गर्भाशय की अंतःकला तथा बीज कोष यानी ओवरी पर भी इसका उत्तेजक प्रभाव होता है। और इसके अलावा ये अडीमा तथा सूजन के उपचार में भी सूजन अथवा अडीमा के होने से संबंधित दर्द के उपचार में भी अशोक की छाल का पेस्ट बना करके लगाना लाभकारी होता है। लेकिन इसमें से शुद्ध अशोक की छाल होनी चाहिए तभी ये जो है प्रभावकारी होगा। अशोक की खेती कैसे की जाए? यूँ तो अभी तक अशोक की खेती इसके फूलों तथा शोभा यानी ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए यह जो है गार्डन्स में या मंदिरों के आसपास लगाया जाता है। लेकिन व्यावसायिक दृष्टि से जो कि इसकी छाल की मांग बढ़ती जा रही है, छाल की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस दृष्टि से इसकी खेती के लिए उपयुक्त जलवायु का सबसे पहले क्योंकि ये जो है प्राकृतिक अवस्था में जो है अशोक जो है लगभग संपूर्ण भारतवर्ष में समुद्री सतह से 720 मीटर की ऊंचाई तक यानी ट्रॉपिकल रीजन में ही क्षेत्रों ट्रॉपिकल रीजन्स में ही पाया जाता है। अधिकांश पूर्वी तथा जो कि क्या है पूर्वी ईस्टर्न और यानी वेस्ट बंगाल साइड और इधर आपका ये खासिया हिल्स हो गया पूर्वी क्षेत्र वाले और सेंट्रल में ये राइट फ्रॉम मध्य प्रदेश ये आपके नीचे अंडमान और साउथ के और ये कोंकण के एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ ये जो है प्राकृतिक अवस्था में मिलता है। और इसके लिए जो है मध्य हिमालयी क्षेत्रों और खासी गारों और लुहासी पहाड़ियों और अंडमान निकोबार और पश्चिम घाट तथा वेस्टर्न घाट और दक्षिणी यानी ईस्टर्न घाट्स के राज्यों और वेस्ट बंगाल के क्षेत्रों में पाए जाने हेतु जो गर्म तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। क्योंकि इन रीजन में मिलते हैं ऐसी जलवायु की जगह पे इसकी खेती की जाए तो अच्छी ये हमको पैदावार भी। इस दृष्टि से अशोक का पौधा लगभग संपूर्ण भारतवर्ष में 720 मीटर ऊंचाई तक के क्षेत्र में लगाया जा सकता है। उपयुक्त मिट्टी यह सभी प्रकार की मिट्टियों में बढ़ता है लेकिन खास करके रेतली दोमट तथा कपासिया मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त है। अशोक का प्रवर्धन कैसे किया जाए? यूँ तो अशोक का प्रवर्धन कलम से भी हो सकता है तथा बीजों से भी, लेकिन परंतु बीजों से लगाना ज़्यादा उपयुक्त होता है। जैसे इसके संदर्भ में एक तो इसके सीड्स भी बड़े होते हैं तो इसे बीजों से ये जो है आसानी से नर्सरी भी बनाने में वो हो सकता है। कटिंग से जो है इसमें काफ़ी इतना मतलब वो उसको सावधानी की आवश्यकता होती है, लेकिन ज़्यादातर इसका नर्सरी अगर हम बीजों से करें तो आसानी से हो सकता है। और अशोक के पौधों पर सितंबर अक्टूबर में के माह में फलियाँ लगती हैं, पॉट्स आती हैं जिनमें पके हुए बीज एकत्रित कर लिए जाते हैं और इन पके हुए बीजों से सर्वप्रथम नर्सरी तैयार की जाती है पौध के लिए। और इसके लिए इन बीजों को ऐसे पॉलीथीन थैलियों में रोपित किया जाता है जिसमें रेत, मिट्टी, कंपोस्ट खाद बराबर मात्रा में मिश्रण हो और फिर इनको सिंचाई के उपरांत जो है इनको किसी छायादार स्थान पर अंकुरण के लिए रख लिया जाता है।
और नर्सरी बनाने का कार्य जो है मार्च अप्रैल में किया जाना उपयुक्त ज़्यादा रहता है और लगभग 3-4 सप्ताह में ही इन बीजों में अंकुरण प्रारंभ हो जाता है, 3-4 सप्ताह के अंदर। और जब ये पौधे 1 से 1.5 फीट के ऊंचाई की प्राप्त करें तब इनको जो है मेन खेत में जो है रोपित किया जाता है। मुख्य खेत की तैयारी के लिए फसल को इसमें सीधे खेत में भी सीधे खेत में ज़्यादातर लगाते हैं और खेत के किनारे या उसके अलावा खेत के किनारे पे भी मेड़ में भी और फेंसिंग की जगह पे भी इसको लगा सकते हैं। सड़कों के किनारे पे भी ये लगाए जा सकते हैं लैंडस्केपिंग की तरह। जंगलों में खाली पड़ी जगहों पे भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए जो है मई जून में 2.5 फीट लंबा, 2.5 फीट चौड़ा, 2.5 फीट ऊंचा करीब गड्ढे आकार का गड्ढे को खोदा जाता है। कई गड्ढे मतलब गड्ढे खोद लिए जाते हैं तथा प्रत्येक गड्ढे में जो है 25 किलोग्राम कंपोस्ट अथवा केंचुए की खाद डाल दी जानी चाहिए, 10 से 5 किलोग्राम। और फिर यदि भूमि में कहीं पे दीमक की यदि समस्या हो तो गड्ढे में 500 ग्राम नीम के खली अथवा अन्य कोई उपयुक्त दीमक रोधी वो मिला देना चाहिए तत्व। और इस तरह से जो है गड्ढों में वो खाद भरने के बाद फिर पौध का मुख्य खेत में रोपण जो है नर्सरी में लगाए गए पौधे 1 से 1.5 फीट के जब हो जाएं तो जुलाई अगस्त में इनको मुख्य खेत में रोपित कर दिया जाना चाहिए। और इसके लिए जो है पौधों की दूरी 15 से 15 फीट रखी जानी चाहिए। और यदि इनके बीच में हम अगर दूसरी क्रॉप इंटरक्रॉपिंग करते हैं जैसे कि कोई मेडिसिनल प्लांट है, सफ़ेद मूसली या सतावर, वो अगर अन्य क्रॉप लगाते हैं जैसे पिपली की फसल, तो इसके लिए थोड़ा सा दूरी बढ़ा सकते हैं हम इसको प्लांट टू प्लांट की 20 से 20 फीट की दूरी भी तक हो सकती है पौधे से पौधे की। और बीच में हम इंटरक्रॉपिंग करके दूसरी फसल उगा सकते हैं। ये निराई गुड़ाई की व्यवस्था पुराने अवस्था में अशोक के पौधों को खरपतवार से मुक्त रखना आवश्यक होता है, लेकिन जैसे जैसे पौधा 5 से 6 फीट की ऊँचाई प्राप्त कर ले तो निराई गुड़ाई की आवश्यकता नहीं रहती है। और इसके साथ में इंटरक्रॉपिंग अगर कर रहे हैं तो उसमें जो है खर्चा भी इसका निराई गुड़ाई या जो सिंचाई की व्यवस्था होती है वो उसमें हम खर्चे का हमको जो है ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ता है। यानी सिंचाई ऐसी फसल ली जा रही है जिससे कि सिंचाई अतिरिक्त सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि उसके साथ में उसको भी पानी मिल जाएगा दूसरी क्रॉप की वजह से। अशोक के साथ ली जाने वाली जो है मुख्य फसलों में जैसे सर्पगंधा की फसल ली जा से अशोक का के साथ और सफ़ेद मूसली और ये काल मेघ ये और यहाँ तक कि सफ़ेद मूसली तक द्वारा अच्छे ढंग से हो सकती है। अशोक के पौधे की वृद्धि और इसके उपज के बारे में कि लगाने के दूसरे तीसरे वर्ष से ही अशोक के पौधों में फूल आने लग जाते हैं, लेकिन लगभग 10 वर्ष के उपरांत ही जब यह पौधा छाल देने के लिए तैयार हो जाता है तभी इसे मुख्य तने से हल्के से छील करके उसकी छाल प्राप्त कर ली जाती है। ऐसे में पौधा अपने स्थान पर हरा रहता है और तथा स्वतः बढ़ता जाता है। तो और एक वर्ष को छोड़ करके प्रत्येक दूसरे वर्ष जो है इसकी छाल काफ़ी वर्षों तक निरंतर प्राप्त की जा सकती है। छाल को निकालकर अच्छी प्रकार से सुखा लिया जाता है और तदुपरांत इसे वायु या जूट की बोरी में जो है बिक्री हेतु भिजवा दिया जाता है। उपज से कुल प्राप्तियाँ अशोक की जो इस तरह से छाल की प्राप्ति प्राकृतिक स्रोतों से अभी तक तो हो रही है, लेकिन इसकी व्यावसायिक कृषिकरण से होने वाली प्राप्तियों की अभी तक गणना कोई के बारे में कोई विशेष आंकड़ा नहीं है। लेकिन इससे फिर भी एक अनुमान के अनुसार 1 एकड़ में लगभग 10 कुंटल छाल की प्राप्ति होगी और हो सकती है, और जिससे यदि 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाए तो लगभग 10,000 रुपये की प्राप्तियाँ होंगी। इनमें से यदि विभिन्न कृषि क्रियाओं तथा छाल निकालने पर होने वाले खर्चों तथा फसल से प्रति एकड़ मतलब खर्चों के बाद जो है लगभग 7,000 रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त हो सकता है, जो कि हर दूसरे वर्ष आगामी 50 से 55 वर्षों तक मिलता रहेगा। इसके साथ ली जाने वाली अंतर्वर्षीय फसल जो इंटरक्रॉपिंग में से हम जो फसल लगाते हैं जैसे मूसली और पिपली की जो फसल, काल मेघ और इनकी फसल लेते हैं, तो इसके साथ ली जाने का प्रस्ताव तो जो भी आप चयन करते हैं रख रखाव तथा सुरक्षा पर होने वाले व्यय को पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है। मतलब इसमें व्यय नहीं होगा, लगभग किसान को 10,000 तक बेनिफिट मिल सकता है।
तो हालांकि ये लाभ की आर्थिक लाभ की दृष्टि से देखा जाए तो अशोक का केसीकरण कोई बहुत ज़्यादा आकर्षक नहीं लगता है, परंतु इससे कई जुड़े पहलू हैं, जैसे कि इसके सुंदर सुगंधित फूल जो है, और मन को मतलब शोक को दूर करें, अशोक इसी के नाम और मीन्स जिससे शोक नहीं होता है, तो मन का के शोक दूर हो जाता है। दूसरा, ये बहुवर्षीय फसल है और परम इसका जो है व्यापक एवं संभावित राष्ट्रीय बाजार में धार्मिक महत्व, ये सब देख करके अशोक की जो है छवि एक सर्वगुण संपन्न पौधे के रूप में इसकी कृषिकरण हेतु इसको देखा जाए तो बहुत ही ये उत्तम पौधा है। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।